कि एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा हमने, ओ ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट को रखा है यहां से हमने, यहां से रखा है बेटा 120 सेंटीमीटर दूर, 120 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। और यहां से देखेंगे बेटा हम लोग, तो सवाल करता है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज व्यूड। इमेज कहां दिखेगा, चलो बनाओ। लिख लो बच्चा। बनाओ बच्चों। स्लैब का डिस्टेंस नहीं पता, बस सिर्फ मोटाई पता है, या इसके इधर से देख रहे हैं हम लोग। चलो ट्राई करो। डिस्टर्बेंस आ रहा ऑडियो में, ऐसी कोई आवाज तो है नहीं बेटा, यहाँ शांत एरिया एकदम। स्लैब की डिस्टेंस नहीं दी है बेटा, वो जरूरी भी नहीं है, ऐसे ही बनाओ। चेक करो क्वाजी, चेक करो बच्चा। नहीं लुभाव नहीं, गलत है बेटा। निखिल का आ रहा है 40/3। और क्या बताओ, अली हैदर का आया 1735/48। योगेंद्र, आयुष, जानवी, अनिकेत का आंसर आया। अब सही है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन आंसर आया इन लोग का। दीपक का आया, अंकिता का आया, ईश्वर, करण। श्रेया, अभय, संभवी, उस्मान, 2100/7, 17। निखिल, निहाल का आ रहा है 10 to पोल। शिवम का आ रहा है 136। देखो बच्चा, सबसे पहले लाइट पास करेगी बेटा
इस स्लैब से, है ना। सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। तो बेटा स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा तो शिफ्ट करेगा बेटा, शिफ्ट करेगा टी ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू, है ना बेटा। तो शिफ्ट कितना करेगा देखो, ये शिफ्ट कर गया बेटा 10/3 सेंटीमीटर, है ना। शिफ्ट हो गया बेटा ये 10/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब किधर शिफ्ट करेगा बेटा, तो क्या दिख रहा है बेटा, ऐसे अगर रे जाएगा तो पहले नॉर्मल के पास जाएगा और फिर यू निकलेगा। इसका मतलब ये इधर शिफ्ट करेगा बेटा I1, बोलो, है ना। तो क्या लिखोगे, I1 इज इक्वल टू 120 माइनस 10/3 इक्वल टू 350/3 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, बोलो बेटा, है ना बेटा। मिरर से इतना दूर बनेगा, ठीक है। तो अब क्या कहोगे, अब होगा बेटा रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, है ना बेटा। मिरर से होगा अब, तो मिरर के लिए क्या लिखोगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है बच्चा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है बच्चा। तो हो गया v इक्वल टू uf बाई u माइनस f। देखो बच्चा u कितना हो गया, नेगेटिव होगा ना बच्चा, तो हो जाएगा माइनस 350/3 इंटू f, f हो जाएगा बेटा -30 डिवाइड बाई -350/3 माइनस माइनस प्लस 30 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस 350/3 इंटू 30 इंटू ऑफ, ये हो गया बेटा 3 डिवाइड बाई -350 और प्लस 90, ये हो जाएगा बेटा -260, ये हो जाएगा -260। 3 कैंसिल हो गया बच्चा, 0 कैंसिल हो गया, है ना। तो 1050/26, ठीक है बच्चा, है ना। इतना हमारा हुआ सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखो बेटा अब जब रे यहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी बच्चा, फिर इसके ऊपर जाएगी, तो देखो बेटा फिर इसके ऊपर जाएगी तो फिर ये हमारा यहाँ कहीं गिरना चाहेगा बच्चा, यहाँ गिरना चाहेगा। तो इस वाले का वैल्यू वो आया मेरा बेटा, है ना। लेकिन क्या होगा, फिर यहाँ से जाएगी बेटा तो फिर ऐसे हो जाएगी ना, बोलो, ये बनेगा I2 और ये बनेगा I3, बोलो बेटा। ये हमारा क्या है, ये है बेटा I2, ये हमारा है I2, है ना बच्चा, ये हमारा है I2, है ना बेटा। तो I3 क्या बोलोगे, फिर दोबारा शिफ्ट हो जाएगा बच्चा। इसका मतलब फॉर I3 क्या बोलेंगे, फॉर I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1050/26 प्लस प्लस कितना 10/3 फिर से ऐड होगा बच्चा, तो 10/3 फिर से ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा, देखो ये इसको कर लो 13, ऐसे कर लो 525, तो कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1575 प्लस 130 डिवाइडेड बाई 39 इक्वल टू 1905/39 सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा बच्चा। ऐड क्यों हुआ, अरे बेटा इसने इमेज यहाँ बनाएगा ना, तो फिर देखो रे को बेंड कर देगा ना ऐसे और फिर शिफ्ट कर देगा आगे। स्लैब का काम ही ना होता है बेटा शिफ्टिंग करना। देखो बच्चों सबसे पहले स्लैब से होगा शिफ्टिंग, तो स्लैब शिफ्ट करके इमेज बनाएगा बेटा I1 पे। I1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, मिरर इसका इमेज बनाएगा I2 पे, है ना बेटा।
लेकिन स्लैब से फिर पास करेगा, फिर शिफ्ट करेगा, फिर इमेज बनेगा हमारा बेटा I3 पे, फाइनल इमेज बनेगा बेटा I3 पे। लिख लो। हाँ बेटा, शिफ्ट तो हर एंगल पे सेम ही होता है ना बच्चा। स्लैब से शिफ्टिंग हमारा हमेशा होता है कांस्टेंट, T ऑफ 1 - 1 बाय म्यू। ईश्वर बोलो। सर ये हेलो, आवाज़ आ रही है? हम्म। सर ये जो हमारा I2 आया है, हमें स्लैब का डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो क्या पता ये I2 स्लैब मतलब स्लैब को क्रॉस करने से पहले ही बन गया हो इमेज, तुम कहाँ से देख रहे हो? वहाँ पोल से। ओ से, ओ के ऊपर से, यहाँ देखो, हम्म। आइए बनाना मैंने। जी जी जी, अच्छा अच्छा, आई वहाँ पे, ओके ओके हाँ, ओके, तो ठीक स्लैब से पास करने के बाद दिखेगा ना हमेशा। ठीक है ठीक है। आई देखा नहीं था मैंने। हाँ बेटा, सही बोला। 1705 आएगा। आगे देखो बच्चा, अब देखा जाए बेटा, प्रिज्म थ्योरी। अब बात करें बेटा, हम लोग प्रिज्म की बात करें, तो प्रिज्म का शेप देखो बच्चा, प्रिज्म का शेप, प्रिज्म का जो आकार होता है बेटा, वो ऐसा होता है यूजुअली, हट के शेप का, है ना बेटा। एक हट के शेप का होता है बेटा प्रिज्म, है ना। ऐसा होता है बेटा प्रिज्म का शेप। प्रिज्म का ये शेप हो गया बच्चा। इस प्रिज्म के शेप में दो होते हैं ट्रायंगल, आमने सामने के फेस, ट्रायंगल होता है बेटा, आमने सामने का फेस ट्रायंगल। और देखो, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल, है ना बच्चा। तीन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, दो फेस ट्रायंगल, और तीन फेस रेक्टेंगल। जैसे कि तंबू का आकार, हट का शेप मान ले बच्चा, है ना। इसमें ये मान ले बेटा ए, बी, सी, ये है बेटा ए डैश, ये है बी डैश, और ये है सी डैश। ठीक है बच्चा। इसका जब इधर से देख करके या इधर से देखोगे बेटा, है ना, तो जो क्रॉस सेक्शन तुम्हें दिखेगा, वो क्रॉस सेक्शन एक ट्रायंगल होगा बच्चा, है ना। ये होगा पॉइंट ए, ये होगा बी, और ये होगा सी। बोलोगे बेटा ए वाले के पीछे में छुपा हुआ है ए डैश, ठीक है बेटा, और बी वाले के पीछे छुपा है बी डैश, और सी के पीछे छुपा है बेटा सी डैश, है ना बच्चा। तो ए बी सी हो गया हमारा प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब अगर कोई रे ऑफ लाइट इसके ऊपर आए बेटा, यहां से इसके ऊपर जाए, और फिर यहां से बाहर निकल जाए, है ना, तो देखो बेटा रे जो है वो किस बाउंड्री को इस्तेमाल किया, देखो, ए बी को और ए सी को, है ना बेटा। तो क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे बेटा इस डायग्राम में ए बी एंड ए सी, हम लोग बोलेंगे ए बी एंड ए सी आर रिफ्रैक्टिंग फेसेस, है ना बेटा। ए बी और ए सी को बोलेंगे क्या बेटा, रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ठीक है बच्चा। और जो इन दोनों फेस का जो बीच का एंगल कहलाएगा बेटा, वो ए कहलाएगा, है ना बेटा। ए हमारा क्या है, इज रिफ्रैक्टिंग या प्रिज्म या एपेक्स, है ना बेटा। इसको कहा जाता है प्रिज्म एंगल, एपेक्स एंगल, या रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है बेटा। ये कहलाएगा हमारा प्रिज्म के लिए।
जिन दोनों फेस को बेटा प्रिज्म इस्तेमाल करेगा उसके बीच के एंगल को कहा जाएगा बेटा प्रिज्म एंगल। ठीक है, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में यहाँ पे अगर मैं इस सरफेस से ऐसा नॉर्मल ड्रॉ कर दूं बच्चा, है ना, और यहां से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इमरजेंस, बाहर निकलने के लिए, है ना बेटा। ये जो एंगल है ये कहलाएगा आर, और ये एंगल कहलाएगा बेटा आर डैश। ठीक है, आई आर आर डैश और ई, और ये हमारा है बेटा प्रिज्म एंगल, ये हमारा है प्रिज्म एंगल। ठीक है बच्चा, अब देखो इस डायग्राम में, है ना बेटा, मैंने माना इसका इफेक्टिव इंडेक्स म्यू, और बाहर में दोनों तरफ का मीडियम क्या बेटा एयर, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे बेटा, इस वाले पॉइंट के लिए कहोगे ना 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। ठीक है बच्चा, इस वाले पॉइंट पे क्या कहोगे, कहोगे 1 इंटू साइन ई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर डैश। बोलो बच्चा, हमेशा कहोगे बच्चा, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चा, आगे देखो बेटा, अब कहोगे ये एंगल कितना बेटा 90 माइनस आर, ये एंगल 90 माइनस आर डैश, है ना बच्चा, तो क्या लिखेगा, लिखोगे बेटा 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आर डैश प्लस ए, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये मिलकर के हो गया बेटा 180, 90 और 90 कैंसिल करो, 180 कैंसिल, तो हो गया ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि रे ऑफ लाइट जिस पाथ पे आया था बेटा, अगर इसी पाथ को आगे बढ़ा दूं मैं, इसी पाथ को आगे बढ़ा दूं, तो क्या बोलोगे कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता बच्चा, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट निकल जाती, है ना, लेकिन प्रिज्म की वजह से क्या हुआ, मुड़ गया, है ना बेटा, तो क्या कहोगे, अब कहोगे बेटा एंगल, एंगल ऑफ डिविएशन, है ना, कितना मुड़ गया, तो देखो बेटा यहां से कितना मुड़ गया, तो कहोगे आई पे गया और आर पे इंटर किया बच्चा, इसका मतलब कितना मुड़ा ये, तो मुड़ा है ये आई माइनस आर, फिर प्लस यहां देखो बच्चा आर डैश पे आया और ई पे बाहर निकला, तो कितना मुड़ गया देखो, तो जो चार इक्वेशंस हैं 1 2 3 4, दीज आर कॉल्ड बेसिक इक्वेशंस ऑफ प्रिज्म, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ प्रिज्म, है ना बच्चा। इसमें हम कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बच्चा, है ना, ये चार इक्वेशन हर बार फॉलो होंगे। ठीक है, लिख लो, नोट कर लो बच्चा।
वैष्णवी बोलो। सर वो एक बार एंगल ऑफ डेविएशन में जो लास्ट आप बता रहे थे वो बता दीजिए, वहाँ पे वीडियो लैग हो गया था, जो डेल इक्वल्स टू आई माइनस आर के बाद से। देखो बेटा, पहले सरफेस पे जहाँ रे गिरी है उसमें इंसिडेंस है बेटा आई और रिफ्रैक्शन है आर। यस सर। तो कितना एंगल मुड़ गया बोलो? आई माइनस आर। सेकंड सरफेस देखो, आर डैश पे गिरा और ई बाहर निकला। कौन बड़ा एंगल है? ई बड़ा एंगल है ना बेटा। यस सर, यस सर। तो कितना मुड़ गया? ई माइनस आर डैश। यस, आप समझ में आया। थैंक यू। ओके बच्चा। हाँ बेटा बोलो। लुबानी बोल। यस सर। क्या नहीं दिक्कत हो सर, रही है तुम्हें फिर इस क्वेश्चन में? नहीं सर, क्वेश्चंस होते ही नहीं है। क्वेश्चन होते नहीं है, क्वेश्चन कम होते हैं। हाँ मतलब कम होते हैं सर। 10 में से कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? सर 4-5 ही होते हैं बस। 10 में 4-5 हो जाते हैं खुद से, पहले अटेम्प्ट में या 2-3 करने के बाद? सर 2-3 अटेम्प्ट में होते हैं। 4-5 क्वेश्चन। यस सर। अच्छा बेटा, कभी ये बात नोट करती हो कि दूसरे अटेम्प्ट में बना तो पहले अटेम्प्ट में क्यों नहीं बना? हाँ सर, वो थोड़ी थोड़ी चीजें मतलब जो एकदम प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं अप्लाई कर पाती हूँ। हाँ, तो जो तुम प्रॉपर अप्लाई नहीं कर पाती, जो पहले कॉन्सेप्ट में एरर हो गया, उसको हमेशा ध्यान रखो कि पहली बार मैंने क्या गलती करी थी, मुझे आगे नहीं करना है। यस सर। इस चीज को अगर फॉलो करती जाओगी तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। अचानक कुछ भी इंप्रूव नहीं होगा बेटा, इट विल टेक टाइम। बस लगे यस सर। रहो, हार नहीं मानना। हम्म। हाँ, कि आज 4 हो रहे हैं, लेकिन जो 4 गलती हुई, जो 5-6 मुझसे नहीं बना, उन सवालों से मैं कुछ सीखूं और आगे वाले क्वेश्चन में अप्लाई करूं। ओके तो सर। बेटा बस हार बिल्कुल नहीं मान, लगे रहो। 4-5 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं ना तो इसका मतलब बुरा नहीं है ये। हाँ, बहुत अच्छा नहीं है, हम भी मानेंगे बात को, लेकिन ये बुरा नहीं है। तुम इस स्टेज में हो जहां से इम्प्रूव किया जा सकता है प्रैक्टिस करके। ओके सर। हाँ, तो करते रहो बेटा, हारना बिल्कुल नहीं। कैलकुलेशन इंप्रूव कैसे हो? धैर्य। कैलकुलेशन का इंप्रूवमेंट सिर्फ पेशेंस से होगा। अरे भाई, रे ऑप्टिक्स बड़ा भयानक है, क्या बात करता है रे? भयानक नहीं है बेटा, ये तो बहुत स्वीट चैप्टर है। कुछ फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूले को फॉलो करना है ना। पूरी सीट कंप्लीट नहीं हो पाती, 2-3 बार करो। काहेगा स्वीट सर? आसान चैप्टर है बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। वे ऑप्टिक्स चैप्टर ऐसा है बेटा, चैप्टर ये आसान है, इससे क्वेश्चन आएगा भी और क्वेश्चन बनेगा भी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और बन भी जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहो, सीट से प्रैक्टिस करते रहो। सीट को 2 बनाओ 2 बार। हाँ, बना के रहेंगे बेटा हम लोग। मेन और एडवांस तैयारी अलग नहीं होती बेटा, साथ में ही होती है। हाँ बेटा, चैप्टर तो बड़ा है, ये चैप्टर बड़ा है। स्लैब समझ में नहीं आता सर, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन आ गया समझ में सब? तो देखो बच्चा, तो अभी जो हम लोगों ने करा प्रिज्म का बेसिक थ्योरी वगैरह की बात की जो बेटा हमने, है ना बच्चों? प्रिज्म का जो ऐसे बात करी बेसिक इक्वेशंस की, है ना? तो देख रहे हो ना बच्चा, डिविएशन हमारा
आई पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ई पे डिपेंड कर रहा है और ए पे डिपेंड कर रहा है ना। तो देखो बेटा प्रिज्म एंगल जो ए है, जो प्रिज्म एंगल ये है बेटा, वो तो उस प्रिज्म के लिए कांस्टेंट है बच्चा। प्रिज्म एंगल तो हमारा कांस्टेंट है। आई और ई हम चेंज कर सकते हैं। अब सुनना बेटा, अगर तुम आई चेंज करोगे तो आर चेंज करेगा, आर चेंज करेगा तो आर डैश चेंज करेगा, आर डैश चेंज करेगा तो ई चेंज करेगा। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 2 3 यही साबित करता है बेटा कि आई और ई आपस में डिपेंडेंट है। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा, आपस में डिपेंडेंट है। ठीक है, और कैसे ये डिपेंडेंट है? तो देखो कहोगे कि डिविएशन, डिविएशन का जब हम आई के साथ ग्राफ बनाएंगे बेटा, है ना, डेल्टा का आई से ग्राफ बनाओगे ना, तो डेल्टा का बेटा आई से ग्राफ, डायग्राम तिरछा कैसे हो गया? डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ है ना बेटा, डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ जो बनता है बेटा, ये ग्राफ एक कर्व बनता है ना। ये बात समझ पाते होगे तुम कि अगर ये ई होता कांस्टेंट, अगर ये ई होता कांस्टेंट तो ये बनता बेटा स्ट्रेट लाइन। लेकिन ई भी देखो बेटा 1 2 और 3 इक्वेशन से कि आई और ई आपस में डिपेंडेंट है और कुछ साइन का फंक्शन है बेटा, है ना। तो इसका ग्राफ जो है ये कुछ ऐसे बनता है बच्चा। देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा। ये पैराबोला नहीं है बच्चा, ये पैराबोला नहीं है, ये पैराबोला बिल्कुल नहीं है। इधर हमारा स्लोप कम है, ज्यादा है, इधर हमारा स्लोप ज्यादा है बच्चा और इधर स्लोप कम है। ठीक है, और जो ग्राफ एंड हो रहा है वो इस वाले पॉइंट से ऊपर ग्राफ एंड हो रहा है बच्चा। ठीक है, तो डेल्टा वर्सेस आई का मैथमेटिकली ऐसा ग्राफ पाया गया। ठीक है बच्चा, तो इस ग्राफ को देखो, है ना, और महसूस करो बच्चा कि अगर हम इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से काटें, है ना बेटा, तो क्या दिख रहा है कि डिविएशन की एक ही वैल्यू बेटा, डिविएशन की एक ही वैल्यू, लेकिन देखो, लेकिन एंगल की दो वैल्यू आ रही है, एंगल की दो वैल्यू आ रही है ना बेटा, बोल, है ना। एक खास डिविएशन के लिए, एक खास डिविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यू आ रही है ना बेटा। अब सोचने की बात है बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यू क्यों आ रही है। ठीक है, तो मानो कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रिज्म है बच्चा, अगर तुम्हारे पास कोई प्रिज्म हो, मान लो कि तुम्हारा प्रिज्म बेटा ऐसा है, अगर प्रिज्म तुम्हारा ऐसा है बेटा, है ना, इसमें अगर तुमने एक रे ऑफ लाइट डाली बेटा एंगल 30 डिग्री पे और रे यहां से बाहर निकल गई 45 डिग्री के एंगल पे, है ना बेटा, हमने आई कितना दिया 30, ई कितना मिला 45। ठीक है बच्चा, अब उल्टा सोचो, अब अगर रे इधर से आएगी बेटा तो इसी रास्ते को फॉलो करके वापस लौटेगी ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी, है ना बेटा। जिस पाथ पे रे आएगी उसी पाथ पे रे वापस लौट सकती है ना बच्चा। तो अगर रे ऑफ लाइट उसी पाथ पे लौट सकती है, इसका मतलब आई हो गया 45 तो ई हो जाएगा 30, है ना बच्चा। इसका मतलब बेटा आई और ई क्या है, इंटरचेंजेबल है। अगर आई को ई से कर दे इंटरचेंज तो ई हो जाएगा आई से इंटरचेंज, है ना बेटा। इसका मतलब ये 30 तो ये 45, और अगर ये 45 तो ये 30, है ना बेटा। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे 30 हो चाहे 45 हो, दोनों ही सूरतों में डिविएशन हमेशा सेम आएगा बच्चा। ठीक है, तो इसमें जो दो एंगल आया है बच्चा, उसमें एक एंगल है आई और एक एंगल है ई, है ना बेटा। एक एंगल है आई और एक एंगल हमारा है बेटा ई। ठीक है, तो देखो बच्चा, ये जो हमारा आई और ई है ये दोनों अलग अलग एंगल है ना बेटा। लेकिन एक खास बात क्या दिख रही है बेटा कि जहां डिविएशन हमारा मिनिमम है, जहां डिविएशन
मिनिमम बेटा, है ना। उस जगह पे एक ही एंगल है बेटा, वहां पे दो एंगल नहीं है ना। तो सोचो, अगर हमने कहा यहाँ दो एंगल, कैसे कहा दो एंगल, यहाँ 30 पे गया 45 पे आया, 45 पे आया तो 30 पे गया, इसका मतलब एंगल 30 लें या 45 लें, डिविएशन की वैल्यू सेम आएगी, है ना बेटा। लेकिन सोचो एक ऐसा केस कि 30 पे रे गिरे और 30 पे ही निकल जाए, आई और ई दोनों बराबर हो जाए बेटा, फिर तो एक ही ना एंगल हुआ, फिर तो एंगल तो नहीं ना हुआ बेटा, है कि नहीं। तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, केस ऑफ मिनिमम डिविएशन, है ना बेटा। जो मिनिमम डिविएशन का केस आएगा, है ना बेटा, इस मिनिमम डिविएशन के केस में क्या कहोगे कि I इज इक्वल टू ई, है ना बेटा। I और E बराबर होगा, मिनिमम डिविएशन वाले केस में I और E बेटा बराबर होगा, ठीक है। I और E हमारा बराबर होगा, इसलिए R और R डैश ही बराबर होगा। I और E अगर बराबर हो जाए तो R R डैश भी बराबर होगा बच्चा। R R डैश अगर दोनों बराबर हो गया बेटा, फिर दोनों इंडिविजुअली a/2 के बराबर होंगे, ठीक है। अगर इसको, इन दोनों को इस्तेमाल करें और इसको इक्वेशन में इस्तेमाल करें 4 नंबर में, 4 नंबर में इस्तेमाल करो तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा इक्वल टू 2i माइनस ए, इसका मतलब I इक्वल टू ए डेल्टा मिनिमम, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, ठीक है। अब इसको और इसको इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करो, इन 1 क्या हो जाएगा, तो कहोगे 1 इंटू 1 में, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, इसका मतलब म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, है ना बेटा। ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये कब इस्तेमाल करना है, जब डिविएशन मिनिमम हो, ठीक है बेटा। ये इस्तेमाल तभी करना है जब डिविएशन हमारा मिनिमम हो, नहीं तो इस्तेमाल नहीं करना है बच्चा, ठीक है, नोट कर लो। सत्यम तुम्हारी बात समझ में नहीं आई मुझे, सत्यम बोलो। सर जैसे फर्स्ट कंडीशन में 30 और 45 को इंटरचेंज किया हम लोग, हाँ तो वहाँ पे उसके आर और आर डैश में मतलब वहाँ पे चेंज नहीं होगा क्या? हाँ होगा बेटा, लेकिन हमको डेल्टा से को आई आर से मतलब है, नो सर। फर्क ही नहीं पड़ता ना कुछ भी। यस सर। निहाल, हॉलो प्रिज्म हो तो सकता है बेटा, लेकिन हॉलो प्रिज्म का कोई फायदा नहीं होगा बेटा, है ना। क्वाजी को डाउट है कुछ, बोलो क्वाजी। सर अगर ये बोलो। एंगल बहुत कम होगा तो साइन को हम सर सिर्फ एंगल से इक्वल कर सकते हैं सर। एक मिनट बच्चा रुको तो, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ बोलो। सर अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा के इक्वल कर दें सर। हाँ एकदम कर सकते हैं। उससे भी सर एक फॉर्मूला बन जाएगा सर। हाँ बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो भी बनाएंगे फॉर्मूला, एक इंतजार करो। ओके सर। ओके वाई प्रिज्म shows dispersion of white light not slab। बताऊंगा बेटा जब पढ़ाऊंगा डिस्पर्सन, इंतजार करो अब है। बोलो चेतन, चेतन बोलो। सर हाँ बेटा बोल। सर जो मतलब होलो प्रिज्म होगा, हाँ वो मतलब अंदर से होलो होगा या फिर इमेजिनरी होगा वो?
ये हो सकता है, अंदर से हॉलो हो सकता है, जैसे मान लो तो सर अंदर से होलो हो सकता है, तो मतलब उसमें डेविएशन तो मतलब दोनों उनसे होगा ना, दो फेसेस होंगे तो दोनों फेसेस तो उसमें डेविएशन होगा ही थोड़ा बहुत। बात सुनना पहले, अगर हॉलो प्रिज्म हो गया बच्चा, तो जो दोनों साइड्स होंगी, जो दोनों साइड्स होंगे क्या होंगे, पतले पतले स्लैब ना होंगे बच्चा। यस सर। तो पतले पतले स्लैब अगर हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्लैब कुछ भी अगर कर पाता है बेटा तो अपने थिकनेस की मदद से ही कर पाता है ना। शिफ्ट का फॉर्मूला देखो, हाँ देख याद है सर। और थिकनेस ही बहुत कम है बच्चा, यस सर। तो कोई फायदा नहीं होगा ना हॉलो प्रिज्म से। यस सर। हॉलो प्रिज्म ग्लास स्लैब होंगे नहीं बेटा, हॉलो प्रिज्म जो है ना वो पतले पतले ग्लास के स्लैब से बनेंगे। दक्ष बोलो। सर ये प्रिज्म के लिए 2 सरफेस ही चाहिए होती है या फिर 3, मतलब से 2 सरफेस से भी बन सकता है प्रिज्म? हाँ बिल्कुल। सर जैसे एक क्यूब होता है तो वो भी प्रिज्म का काम कर सकता है? क्यों, हाँ काम कर सकता है बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। दो फेस चाहिए जो दोनों में कुछ एंगल हो। आयुष यादव, मिनिमम डिविएशन में रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल होती है क्या? जरूरी नहीं है बेटा, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर इक्विलैटरल प्रिज्म होगा या आइसोसेलेस प्रिज्म होगा तो होगा बेटा पैरेलल, नहीं तो नहीं होगा। इस रिलेशन को प्रिज्म फॉर्मूला भी बोलते हैं। इस वाले को, इसको बोल रहे हो क्या शिवम? नहीं बेटा, इसको नहीं बोलते प्रिज्म फॉर्मूला, सिर्फ मिनिमम डिविएशन के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ये। डिविएशन एंड डिस्पर्सन हॉलो प्रिज्म में नहीं होगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही, क्वासी कुछ नहीं होगा। आर और आर डैश कभी इक्वल नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकता है ना, जब मिनिमम डिविएशन होगा, बताया तो। जब मिनिमम डिविएशन होगा तो आर आर डैश बराबर होगा बच्चा, हमेशा नहीं होगा बच्चा। देखो बेटा आगे, अब देखो केस ऑफ मैक्सिमम डिविएशन, केस ऑफ मैक्सिमम डिविएशन, ठीक है बेटा। तो देखो तो बेटा, मन में ख्याल आता है कि इस ग्राफ को मैंने मान लो यहाँ पे रोक दिया, तो इस ग्राफ को मैंने यहाँ पे क्यों रोक दिया? ये ग्राफ को और आगे क्यों नहीं जा सकते बेटा, है ना? तो कहेंगे ये तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा। इसका मतलब किसी भी प्रिज्म में, कोई भी प्रिज्म में जब रे ऑफ लाइट गिरेगी बेटा तो यही ना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो है कि नहीं? ये आई का वैल्यू क्या 90 डिग्री से ज्यादा बोला जा सकता है बेटा? क्या ये आई का वैल्यू 90 से ज्यादा बोल सकते हैं बच्चा? नहीं ना बोल सकते। इसका मतलब जो ग्राफ है बेटा वो आई के मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे ग्राफ खत्म हो जाएगा, इसके ग्राफ नहीं बनेगा, है ना बेटा? और देखो इस ग्राफ में सबसे ऊंचा वाला पॉइंट यही ना है बेटा, सबसे ऊंचा वाला पॉइंट तो यही है ना, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम डिविएशन के लिए, फॉर डेल्टा को मैक्सिमम करने के लिए क्या बोलेंगे हम? I इज इक्वल टू पाई बाई 2, बोलो बेटा, है ना? क्या बोलोगे? I इज इक्वल टू पाई बाई 2, बोलो बच्चा, है ना? अगर मेरे को मैक्सिमम चाहिए डिविएशन तो I क्या कर देंगे बेटा? पाई बाई 2 कर देंगे, है ना? लेकिन तुमने क्या कहा था
कि आई और ई दोनों इंटरचेंजेबल है बच्चा। आई की जगह ई कर सकते हैं, ई की जगह आई कर सकते हैं, है ना बच्चा। तो क्या कहोगे, आई और ई दोनों में से किसी भी एक को 90 डिग्री कर लो, दोनों को नहीं, सिर्फ दोनों में से किसी एक को, है ना बेटा। जैसे आई मैंने पुट कर दिया 90, आई को 90 पुट किया बेटा, तो मेरा आर निकल गया, है ना बच्चा। अब आर को निकाल लिया तो आर डैश निकल गया, आर डैश को निकल गया, फिर ई निकाल लिया, फिर फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस ए हो गया मैक्सिमम डिविएशन। ठीक है बच्चा। अब देखो तीसरा केस, केस ऑफ नो इमरजेंस, है ना बेटा। केस ऑफ नो इमरजेंस, रे बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना बेटा, रे हमारा बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब कहेगा नो इमरजेंस, नो इमरजेंस ऑन सेकेंड सरफेस, है ना बेटा। जो दूसरा सरफेस था ना इसका, जो दूसरा सरफेस था ना बेटा, उस दूसरे सरफेस से रे हमारे बाहर नहीं जाएगी, यही कहना चाहता है ये। सेकेंड सरफेस पे रे गिरेगा, पहले सरफेस पे रे आया, दूसरे सरफेस पे रे आया, लेकिन यहां से बाहर नहीं निकल पाया। तो यहां से बाहर नहीं निकल पाया बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आर डैश जो था वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। बोलो बेटा, आर डैश जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। ठीक है बेटा, ठीक है। इसका मतलब कहेंगे ए प्लस, तो आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए माइनस आर डैश, आर इक्वल टू ए माइनस आर डैश, है ना बेटा। अब देखो आर डैश अगर सी से बड़ा है, ये वैल्यू अगर सी से बड़ा है, इसका मतलब आर जो होगा बेटा वो ए माइनस सी से छोटा होगा। बोलो, है ना बेटा, आर जो है वो ए माइनस छोटा होगा। इसका मतलब आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो भी छोटा है ए माइनस सी से। बोलो बेटा, अगर हमने कहा आर हमेशा छोटा है, आर हमेशा छोटा है, इसका मतलब आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी छोटा है बेटा, है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बता देना, ये भी होता है क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब C इज लेस देन A माइनस सी। बोलो बेटा, C जो हमारा है वो भी A माइनस सी से छोटा है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ले आओ इधर, तो A क्या होगा 2C से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, तो कहेंगे A 2C से बड़ा हो जाएगा, समझा बेटा। तो अगर, रुको नहीं दिख रहा ना यहाँ, ये डायग्राम मिटा रहा हूं बच्चा, अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चा वहां से क्या आ गया, ए मोर देन 2C। ठीक है बेटा, अगर प्रिज्म का एंगल, अगर प्रिज्म का एंगल क्रिटिकल एंगल के डबल से भी बड़ा होगा तो रे ऑफ लाइट सेकेंड सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएगी, है ना। भले ही वो थर्ड से निकल जाए, पहले क्या दूसरे पे टकराया, वहां से बाहर नहीं जाएगी, हो सकता है फिर थर्ड पे आए, थर्ड से बाहर भले ही निकल जाए लेकिन फर्स्ट वाले से बाहर ना जाए। ठीक है बेटा, अब लिख रहा हूं मैं केस ऑफ ऑलवेज इमरजेंस। ठीक है बेटा, केस ऑफ ऑलवेज इमरजेंस, हमेशा रे बाहर निकल जाए। तो देखो बेटा, अगर हम कहें कि रे हमेशा बाहर निकल गया, है ना बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ कि आर डैश जो है वो छोटा है क्रिटिकल एंगल से, है ना बच्चा। ठीक है, तो आर अगर क्यू डैश छोटा है बेटा, और आर क्या होता है, आर होता है ए माइनस आर डैश। ठीक है बच्चा, और ये हमारा क्या हो गया, अब तो कहेंगे अगर आर डैश से छोटा है तो आर बड़ा हो गया बेटा ए माइनस सी से, है ना। आर जो है बेटा
वो हमेशा a माइनस सी से बड़ा हो गया। ठीक है, इसका मतलब बेटा r की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी छोटा है a माइनस सी से। बोलो बेटा, तो r की मिनिमम वैल्यू क्या कह दोगे तुम? 0। इससे कम तो नहीं बोल सकते बच्चा। इसका मतलब क्या हो गया? a लेस देन सी। ठीक है बेटा, क्या कहोगे? अगर a 2c से बड़ा है ना बेटा, तो रे क्या होगा? बाहर कभी नहीं जाएगी। अगर c से छोटा है तो हमेशा बाहर जाएगी। ठीक है बच्चा, नोट कर ले इसको। पहले इसको नोट करना, फिर इसको नोट करना। स्क्रीनशॉट लोगे तो क्या पढ़ा जाएगा? हिसाब किताब लिखना ही पड़ेगा इसको। लक्ष्य को दिक्कत हो गया? अच्छा, पहले अभी को दिक्कत है। अच्छा सिया, सिया बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा बोल। सर ये जो आप आर डैश को सी से कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? कौन से वाले में? सर जैसे आपने केस ऑफ नो इमरजेंस में सेकेंड थर्ड लाइन पे आर डैश को सी से रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, आर डैश जो है वो सी से बड़ा है, समझी? हाँ। अगर आर डैश इक्वल टू सी होता है ना बेटा, हाँ। तो आर इक्वल टू ए माइनस आर डैश, तो आर इक्वल टू होता ए माइनस सी। नहीं समझे? देखो ठीक से। नहीं। अगर मैं बोलता बेटा ये इक्वल टू, तो ये भी होता इक्वल टू। यस सर। लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है ये? ग्रेटर देन। आर डैश सी से बड़ा है। तो अब देखना बेटा, यस अब सर। बताओ आर डैश और सी में से कौन बड़ा है? आर डैश। आर डैश बड़ा है। तो अब बताओ बेटा, जहां मुझे आर डैश पुट करना था, है ना, वहां मैंने सी पुट कर दिया। इसका मतलब ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। फिर से देखो, आर डैश की जगह पे क्या पुट किया मैंने? सी। सी। तो मैंने आर डैश कम कर दिया ना। कैसे अगर मैं करोगे? आर डैश की जगह पे सी पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब जितना आर डैश है मैं उससे कम ने पुट किया बेटा। हाँ। तो अगर मैंने कम वैल्यू पुट किया, मतलब आर डैश को मैंने कम कर दिया, तो ये वैल्यू क्या होगी? छोटी हो गई। चलो देखो तो बेटा, 50 इज मोर देन 40। हाँ। ठीक, अब सोचो, मान लो मैंने कहूँ x इक्वल टू 100 माइनस 50। अभी कितना वैल्यू आएगा? 50। 50 आएगा। अब मैं कह रहा हूँ क्या कि 50 की जगह मैं पुट कर दूं 40, तो अब क्या लिखूंगा? 60। क्या हुआ, वैल्यू बढ़ गया घट गया? बढ़ गया। तो अब बताओ, अगर मैं आर डैश की जगह सी पुट कर दूं तो वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। बड़ा हो जाएगा। यस सर। और अगर ये बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब आर जो है छोटा हो जाएगा। यस सर। अब समझ में आया? यस सर। ओके थैंक बच्चा, यू। वेलकम बच्चा। और जिसको पूछना है बेटा हैंड रेज कर ले। योगेंद्र हेलो सर। बोल बच्चा। सर हम ये कह रहे हैं, अगर जो ये प्रिज्म का एंगल उसके क्रिटिकल एंगल से दोगुने से बड़ा है तो वो हमेशा उसके अंदर ही रहेगी। मतलब पहले पे गिरेगा लेकिन यस दूसरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। यस सर। हो लेकिन सकता, हाँ बोलो। इसके सी के और 2C के बीच में हो एंगल, तब क्या होगा उसका? देखो बच्चा, फिर सुनो, फिर से बोलता हूँ, सुनना बेटा। यस सर। अगर प्रिज्म का एंगल 2C से बड़ा है, यस सर। तो तुम चाहे किसी भी एंगल पे रे को गिराओगे, रे बाहर नहीं निकलेगी। यस सर। समझ गए? यस सर। अगर ए क्रिटिकल एंगल छोटा है ना बेटा, यस तो सर। प्रिज्म पे रे किसी भी एंगल पे आ जाए, रे बाहर निकल जाएगी। यस सर। समझे? हाँ लेकिन जी। अगर C से 2C के बड़ा है, C और 2C के बीच में है, यस सर। तो उसमें क्या होगा? कुछ एंगल पे रे बाहर जाएंगी और कुछ एंगल पे नहीं जाएंगी। ओके सर, यही पूछना था बस। समझ गया ना? यस सर। ओके, लक्ष्य बोलो।
यस सर, ये आर मैक्स की जगह पे सर आपने सी कैसे पुट कर दिया, ये एक बार बता दीजिए। अच्छा बेटा बताओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है बच्चा? जब सर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। तो एंगल कौन से मीडियम में होता है, रेयर में कि डेंसर में? डेंसर में। डेंसर में, सही ना बेटा? तो अगर डेंसर में क्रिटिकल एंगल पे आएगा तो रेयर में 90 डिग्री पे जाएगा। यस सर। अब मान लो उल्टा, अगर रेयर में 90 पे आए तो इंटर कितने पे करेगा? तो सर वही क्रिटिकल एंगल पे करेगा ना इंटर। यस सर। तो अब सोचो कि मान लो रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोल सकते हो? 90। यस सर। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ? सी। यस सर। समझ में आ गया अब? यस सर समझ गए। और सर एक ये बता दीजिए, केस ऑफ मैक्सिमम डेविएशन जो था ये सर थोड़ा छूट गया था, वीडियो सर लैग हो रही थी। मैंने कहा मैक्सिमम डिविएशन में ग्राफ को देखना है बेटा, सबसे ऊंचा वाला पॉइंट था ना, वही सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है ना मैक्सिमम डेविएशन। सुन रहे हो? अरे आवाज गायब हो गई लक्ष्य तुम्हारी, अनम्यूट करो। यस सर देख रहा हूँ ग्राफ। हाँ, सबसे ऊंचा वाला पॉइंट जो ग्राफ में था बेटा वही है ना मैक्सिमम डेविएशन। यस सर। सबसे ऊंचा वाला पॉइंट के लिए आई की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। आई 90। इसका मतलब मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या करना हमको होगा? आई 90 पुट करना पड़ेगा, ओके सर। है ना? और हम जानते हैं बेटा आई और ई इंटरचेंजेबल है। यस सर। अब समझ गए? यस सर समझ गया। थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। वैष्णवी। सर हमें बस इतना पूछना है, जो आर मैक्सिमम वाली इनइक्वेशन के बाद आपने आर मैक्सिमम को सी के बराबर लिखा है। हाँ। सर वो वाली चीज कहाँ से बता देंगे? ये समझ में नहीं आया? हाँ सर। अच्छा बोल तो बेटा, अगर रेयर मीडियम में यस सर। इंसिडेंस 90 डिग्री पे हो तो डेंसर मीडियम में कितने में इंटर करेगा? बोलो। वैष्णवी म्यूट हो गई क्या? हेलो सर, आवाज आ रही सर मेरी? मैंने पूछा अगर रेयर मीडियम में यस सर। 90 डिग्री पे रे अगर इंसिडेंस हो यस तो सर। डेंसर मीडियम में कितने एंगल पे इंटर करेगा? सर 90 पे मतलब अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंट है तो वो डेविएट नहीं होगी। अच्छा देखो तो बेटा डायग्राम में, मान ले बेटा ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, ठीक है? ये नॉर्मल हो गया बच्चा। यस सर। यहाँ से रे अगर क्रिटिकल एंगल पे आएगी यस तो सर। यहाँ रे कैसे बाहर निकलेगी? सर 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे। इस डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब बताओ इसको उल्टा कर दूं, कर सकते हैं उल्टा? यस सर। अब क्या बोलेंगे, रे कहाँ से कहाँ जा रही है? 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है और क्रिटिकल एंगल पे रिफ्लेक्ट जा रही है। अब बताओ क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे बड़ा कर सकती हो? नो सर। तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। नो सर। अब समझ गई? यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। दिव्यांशु बोलो। हेलो सर। बोलो। सर वो रेजो ऐप पे सर प्रीवियस लेक्चर नहीं चल पा रहे हैं। प्रीवियस चल नहीं पा रहे हैं, अब अपलोड नहीं हुए हैं। सर अपलोड हो चुके हैं लेकिन वो वीडियो शो नहीं कर रहा उस पे। मैंने बोल तो दिया था कल, देखो हो सकता है आज ठीक करेंगे। मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था उनको। बच्चे ओके बोल सर। रहे प्ले नहीं हो रहा ना वीडियो। यस सर। हाँ बोल तो दिया ठीक करने के लिए, देखो कब ठीक करते हैं, हो सकता है आज ठीक कर दें। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। ये सोम तो बोल रहा है सारे चल रहे हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं चल रहा है भाई? सोम, सोम त्यागी। यस सर। हमारा प्ले हो रहा है वीडियो? यस सर।
तुम कौन सा प्लेयर यूज करते हो? पीसी पर चला रहा मैं सर। और तुम पीसी पे चला रहे हो? जी सर। तो पीसी पे सारे वीडियो चल रहे हैं? यस सर। सारे बच्चे सुन लो बेटा, एक बच्चा बोल रहा है कि पीसी पे चल रहे हैं, तो पीसी पे ट्राई कर तो। अब प्रीसा लिख रही है पीसी पे भी नहीं चल रहे हैं। छोड़ो हटाओ, फिर ही बोल दूंगा उनको मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक कर लेंगे वो। चलो देखो बच्चा, आगे देखा जाए बच्चा। अब देखा जाए केस ऑफ थिन प्रिज्म, है ना बेटा। प्रिज्म जो है क्या है, बहुत पतला है। ठीक है, देखो बच्चों मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूं अभी, मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूं। सबको अनम्यूट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि सब लोग बोलोगे। ठीक है, जिसको बोलने का मन हो बेटा अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो, लेकिन सब लोग म्यूट रखो अपने आप को। जिसको बोलना हो अनम्यूट करके बोलना, लेकिन पहले सारे बच्चे म्यूट करो। सारे बच्चे म्यूट कर लो अपने आप को। चलो मैं ही कर दे रहा हूँ, सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमको अनम्यूट करने का ऑप्शन छोड़ रहा मैं हूँ। फार्मूला प्रूव करा सिग्मा बराबर। जब पूछना हो तो अनम्यूट करना। चलो देखो बच्चा, केस ऑफ थिन प्रिज्म मतलब क्या हुआ बेटा? थिन प्रिज्म का मतलब क्या? प्रिज्म बहुत पतला है बच्चा। प्रिज्म जो है बहुत पतला है, इसका मतलब प्रिज्म एंगल जो है वो टेंडिंग टू जीरो है। लेकिन जीरो नहीं बेटा, बहुत छोटा एंगल, 1 डिग्री 2 डिग्री 2.5 डिग्री 3 डिग्री ऐसा एंगल, है ना बच्चों। तो देखो अगर ए बेटा बहुत छोटा है तो क्या ऐसे बोल सकते हैं बेटा आर आर डैश, ये भी एंगल बहुत छोटा होगा, क्योंकि ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश ना बच्चा, ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश ना। तो अगर ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश है बेटा, ए बहुत छोटा है तो आर आर डैश ही बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब देखो आर आर डैश बहुत छोटा हो गया बेटा, तो आई और ई भी बहुत छोटा हो जाएगा। आई और ई भी बहुत छोटा हो जाएगा बच्चा। क्लियर है बच्चों? तो देखो बच्चा, आई और ई बहुत छोटा हो गया। तो अब अगर हम लोग आए बेटा अपने फंडामेंटल इक्वेशंस में, तो फंडामेंटल में क्या लिखा था हम लोगों ने? 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, है ना बच्चा। और आई और आर बहुत छोटा एंगल है बच्चों, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू आर। बोलो बेटा, है ना। उसी तरह से 1 इंटू साइन ई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर डैश था बेटा, है ना। इसे भी देखो दोनों एंगल बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू म्यू आर डैश, ई इज इक्वल टू म्यू आर डैश। ठीक है बच्चा, इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो डिविएशन क्या होगा? डिविएशन था बेटा आई प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू, आई देखो बच्चा ये हो गया म्यू आर, ई हो गया बेटा म्यू आर डैश, है ना, और माइनस ए। अब अगर इस दोनों में बेटा मैं म्यू कॉमन ले लूं तो आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए। इसका मतलब बेटा डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए कॉमन इंटू म्यू माइनस वन। बोलो बेटा म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक है, अब देखो ये एंगल वैंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? ये है बेटा अब कांस्टेंट, है ना। मतलब बेटा जब भी प्रिज्म में प्रिज्म एंगल बहुत छोटा हो तो हर बार डिविएशन की वैल्यू ए ऑफ म्यू माइनस वन होगा, है ना, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है बच्चों, मतलब डिविएशन की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। नहीं तो पहले क्या रहा था? डिविएशन एंगल पे डिपेंड कर रहा था, अब एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा। लिख लो, लिख लो बच्चा। सर तो इसका ग्राफ कांस्टेंट आएगा? हाँ इसके ग्राफ कांस्टेंट आ गया बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने।
हेलो। हाँ हाँ सर, बोल रहे हैं कि आई और ई टेंड्स टू जीरो कैसे हुआ? फिर से बोलो, फिर से बोलो। आई और ई टेंड्स टू जीरो कैसे हुआ? अच्छा बेटा, ये समझ में आया कि ए बहुत छोटा है तो आर आर डैश बहुत कम होगा। यस सर। देख बेटा, आर आर डैश बहुत कम है तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। अब यस सोचो, सर। अगर मैं आर को वैल्यू बहुत कम पुट करूंगा तो आई भी कम आएगा ना बेटा। यस सर। ये बात समझ गए? यस सर। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये ग्रेजिंग इंसिडेंस में भी तो सर लेकिन एंटर करेगी ना लाइट उसमें प्रिज्म में। हाँ, ग्रेजिंग का मतलब हो गया 90 डिग्री बेटा। तो सर उसमें तो सर आई ई सर टेंड्स टू जीरो नहीं कर रहा है सर। बेटा अगर तुम्हारा ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ, अच्छा मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम क्या कहना चाहते हो। देखो बेटा, तुम शायद ये कहना चाहते हो कि प्रिज्म अगर हम बहुत पतला भी मान लेंगे, है ना, यस सर। तो भी हम एंगल कुछ भी कर सकते हैं। यस सर। यस सर। अब सुनना मेरी बात, अगर तेरा ये एंगल इस एंगल के मुकाबले में बहुत बड़ा हो गया, यस सर। है ना बेटा, तो फिर ये एंगल के मुकाबले में ये एंगल 0 हो गया फिर तो। यस सर। ये हो गया नेग्लेक्ट। यस सर। ये अगर नेग्लेक्ट हो गया तो इन दो लाइन में कितना एंगल बना? यस सर। 0। अगर ये एंगल इधर। हो जाए नेग्लेक्ट, यस सर। यस सर। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होगी? ऑलमोस्ट पैरेलल। यस सर, ऑलमोस्ट पैरेलल कंसीडर कर इसका सकते मतलब हैं। बन जाएगा स्लैब। यस सर। यस सर। स्लैब में होता है लगभग। डिविएशन। स्लैब में सर, हाँ सर, बहुत नेग्लिजिबल होता है। यस सर। तो नहीं नहीं, स्लैब जीरो में मान नहीं होता, लेंगे उस सॉरी केस सॉरी में। सर। मतलब इसमें बेटा लेकिन सर नेग्लिजिबल होगा सर। हाँ, थिन प्रिज्म में अगर तुम बड़ा एंगल मान लोगे ना तो उसका यस। डिविएशन मानेंगे टेंडिंग टू 0। समझ गए? ओके सर। ओके सर। चलो होमवर्क करते हैं डिस्कस अब। तो क्या बता दो मुझे बेटा, होमवर्क दिया था मैंने क्या? यस सर, दिया था। क्या दिया था बेटा? सर आपने दिया था, एक मिनट। सेक्शन सी दिया था सर आपने यस शीट सर। का। और कुछ उसके अलावा? सर आपने एक्सरसाइज पार्ट 1 का सी दिया था और पार्ट 2 का सी दिया था। और सर एक्सरसाइज 2 है, उसमें पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 6 7 8 12। अच्छा ठीक, तो सीट निकाला जाए ऑप्टिक्स का। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 निकाला जाए बच्चा। C1 और C1 C1 पूछना है किसी को? यस सर। यस सर। अरे सवाल किसका आ रहा है रे? क्या खा लिया बच्चा? उल्लू का है। गर्म पानी पिया कर, गर्म पानी पिया कर, धूप में बैठा कर। चलो बेटा बाकी म्यूट कर लो बच्चों अपने आप को। देख बेटा क्वेश्चन नंबर C1 हमारा सवाल कहता है ए लाइट रे फॉलिंग एट 60 डिग्री विद द सरफेस ऑफ ए क्लीन ग्लास स्लैब ऑफ आइस ऑफ थिकनेस 1 मीटर। देखो बच्चा, थिकनेस हमारा दे दिया बेटा 1 मीटर और कहता है रिफ्रैक्टेड इनटू द एंगल 15 डिग्री। देखो बेटा 60 डिग्री पे गिरा रे और 15 डिग्री पे इंटर कर गया। देखो बच्चा, ये मान लिया हमारा स्लैब बेटा, ये स्लैब पे 60 डिग्री पे रे ऑफ लाइट गिरी, 60 डिग्री पे रे ऑफ लाइट गिरी और ये 15 डिग्री पे इंटर कर गया, है ना। तो सवाल कहता है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय लाइट रे टू क्रॉस द स्लैब। तो सर स्लैब 60 क्रॉस करने में डिग्री कितना तो समय सर लगेगा? स्लैब से सरफेस से एंगल है 60 डिग्री तो। सरफेस एंगल था क्या? सरफेस हाँ। सरफेस है। हाँ। तो ये एंगल 30 जाएगा ना 30।
ठीक है बेटा। तो अब देख इस रिफ्रैक्शन के लिख देंगे हम लोग 1 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 15। इसका मतलब म्यू हो जाएगा बेटा साइन 30 बाई साइन 15, है ना बेटा। कोई देखो तो इसको ऐसे बोल सकते हो क्या 2 cos 15, बोलो बेटा, बोलो तो। हाँ बोल सकते। यस सर, इसको बोल देंगे 2 sin 15 cos 15, यस सर। ये बच जाएगा बेटा। तो अब देखो तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी लाइट की c बाई म्यू, है ना। तो हो गया बेटा c डिवाइड बाई 2 cos 15। ठीक है बेटा। अब देखो अगर ये थिकनेस t है, ये थिकनेस हमारा को t मान लिया जाए या कुछ और मान लेते हैं, x मान लेते हैं, चलो। तो देखो तो बेटा ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, तो कहोगे cos 15 इज इक्वल टू x बाई एस, है ना बेटा। इसका मतलब s इक्वल टू हो गया x बाई cos 15, बोलो बच्चा, हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस निकल गया बेटा, स्पीड हमको पता है, तो टाइम कितना बोल देंगे s बाई v। तो s बाई v करोगे बेटा तो देखो ना cos 15 कैंसिल हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा x 2x बाई c हो जाएगा। देखो अगर ये बाई ये किया जाए 2 पर चला जाएगा तो 2x बाई c, और थिकनेस हमको पता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है, तो टाइम निकल गया। यस सर। c2 c3 c4 C4 सर, C4 बोलो बोलो C4 सर। C4 पूछना। देखो बच्चा C4 में क्वेश्चन नंबर C4, क्वेश्चन नंबर C4 क्या कहता है, देखो बेटा कहता है इन द गिवन फिगर रे इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस वुड कन्वर्ज 10 सेंटीमीटर बिलो इंटरफेस, है ना बेटा। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन द रे विल बेंड एंड मीट समवेयर एल्स, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट, कहाँ मिलेगा पूछा है, ठीक है बेटा। तो रे जिसमें पहले ट्रेवल किया वो है 1 बेटा, जिसमें रे बाद में गया वो हमारा है 5/2, ठीक है बच्चा। तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, बन जाएगा बच्चा ना SI बाई SO इक्वल टू μ2 बाई सर μ1। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत है या नहीं? कोई जरूरत नहीं बच्चा, सीधा फॉर्मूला पे आओ। ओके सर। C5 C6 सर C6 में हम लोग नॉर्मल शिफ्ट निकालेंगे कि सर रिफ्रैक्शन थ्रू जो प्लेन सरफेस में आपने लिखवाया था वो निकालेंगे? C6 में कौन Yes, से sir. बेटा C6 में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, शिफ्टिंग नॉर्मल शिफ्ट का सर। हाँ बेटा। यस सर। ठीक है, चैट में लिखने का बेटा ऑप्शन नहीं, चैट में लिखोगे मैं पढ़ नहीं रहा चैट, तो चैट को मैं इनेबल कर देता हूँ, ऑफ ही कर देता हूँ। चैट में मत लिख बेटा, मुझे बार बार जाना पड़ता है कंप्यूटर के पास। चैट में नहीं जो बोलना है बेटा अनम्यूट करके बोलो, इसलिए कि दिया था ना ऑप्शन C6 C7 तो C7 देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर C7 कहता है फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन बाय ऑब्जर्वर ए। देखो बेटा ऑब्जर्वर ए पूछा गया ना, तो देखो ना बेटा ऑब्जर्वर ए जो हमारा है वो एयर में है बच्चा, ऑब्जर्वर जो हमारा है वो एयर में है ना। तो देखो बेटा ए हमारा यहाँ ऑब्जर्वर है और वो यहाँ है बेटा, तो ऐसे रे ऑफ लाइट पहुंचेगी इसके पास। जब यू पहुंचेगी बेटा तो ऑब्जेक्ट के नीचे वाला मीडियम जो है बेकार हो गया, इसका मतलब 2 ही स्लैब काम में आएगा, ठीक है। एक स्लैब ये हो गया जिसका 2.5 था और एक स्लैब ये हो गया बेटा 1.5 वाला। तो पूछा गया है एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, सॉरी एपरेंट डेप्थ की वैल्यू, तो क्या कर दोगे, इस पहले वाले से कितनी शिफ्टिंग होगा बेटा, S1 हमारा कितना शिफ्ट किया, तो हो गया T ऑफ
t हो गया 15, 1 माइनस 1/2.5, ठीक है बेटा। तो हो गया 15 इंटू ये 2/5, तो 3/5, तो ये शिफ्ट करेगा बेटा 9 सेंटीमीटर, है ना। और दूसरा यहाँ से आएगा बेटा S2, ये कितना शिफ्ट किया, तो ये शिफ्ट करेगा, थिकनेस इसका है बेटा 25 सेंटीमीटर, 25 ऑफ 1 माइनस 1/1.5, इसका मतलब हो गया बेटा 25 ऑफ 1 माइनस 1/5, ये हो गया 2/3, तो ये हो गया बेटा 25/3 सेंटीमीटर, इसका मतलब 8.3 सेंटीमीटर है बेटा। तो टोटल कितना शिफ्ट किया, दोनों को ऐड कर दो, 17.3 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। तो पूछा गया था ऊपर से कितना, तो ये जो आया बेटा ये नीचे से आया ना, तो एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, एच एपरेंट इक्वल टू, तो कहेंगे ये था 25 सेंटीमीटर, ये था 15 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 25 प्लस 15 माइनस ऑफ 17.3। बोलो बच्चों समझ गए ना, 22.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स। सर बोलो बोलो सर ये एपरेंट डेप्थ को कब ऐड करते हैं और कब माइनस करते हैं? एपरेंट डेप्थ जो है बेटा ये ऊपर से पूछा गया है, और शिफ्ट जो होता है वो नीचे से होता है फॉर्मूला। ओके सर। C8 C9 C9 सर C8 ओके C8 देखा जाए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर C8 में देखो बेटा कहता है लोकेट द इमेज ऑफ द पॉइंट P का इमेज कहाँ होगा बच्चा, है ना। देखो बेटा सबसे पहले P के जस्ट ऊपर तो एयर हो गया, तो एयर से हमें कोई मतलब नहीं बच्चा, हमें सिर्फ मतलब किससे है, स्लैब से। तो टोटल हमारा है बेटा 3 स्लैब, टोटल हमारा 3 स्लैब ना बेटा। सबसे नीचे वाले को फर्स्ट मान लो, स्लैब मानो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो क्या बोलोगे, पहले वाले का शिफ्ट, पहले वाले का शिफ्ट कितना है बेटा, इसकी मोटाई कितनी है, ये मोटाई है 1.2, हो गया बेटा 1.2, 1 माइनस 1 बाई, अच्छा ये 1.2 ही है बेटा, ये हो जाएगा 1.2 माइनस 1, 0.2 सेंटीमीटर, समझा बेटा। S2 हमारा देखो क्या हो जाएगा 1.3, 1/1.3, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा 0.3 सेंटीमीटर। S3 बेटा 1.4 इंटू 1 माइनस 1.4, ये हो गया 0.4 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो टोटल शिफ्ट हो गया, सारे शिफ्ट को सम कर दो, 4 3 7 2 9, तो 0.2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ। तो कहेंगे एबव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इतना ऊपर, तो अगर ऊपर से निकालना होगा तो भी निकाल लोगे बच्चा। C9 हो गया बच्चा, नहीं सर C9 बता दीजिए। देखो C9 जैसे मैं क्वेश्चन कराया तुमको था एक, फिर भी डायग्राम बता दे रहा हूँ इसका, कर लोगे खुद से, आसान सवाल है। बस इसमें यही सिखाता है C9 सवाल बेटा कि हम लोग फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं और कब फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। देखना बच्चा सवाल कहता है स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ बॉटम ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखो बेटा एक हमारा वेसल मान ले बच्चा, इस वेसल का जो बॉटम का सेंटर है बेटा ये रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, और हाइट जो है बेटा इसकी वो है 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है इसको पूरा लिक्विड से भर दो, पूरा लिक्विड से भर दिया, ठीक है। अब कहता है बेटा कंसीडर द रे लिविंग द वेसल थ्रू ए कॉर्नर। मान लो बेटा एक रे जो कॉर्नर से निकल रही हो, तो देखो बेटा अगर कॉर्नर पे ले लेंगे तो ऐसे ले लेंगे, लेकिन जब यहां से बेटा रिफ्रैक्शन होगा तो रे ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो कहता है सपोज दिस रे एंड द रे अलोंग द एक्सिस, और एक रेलवे एक्सिस के अलोंग आर यूज्ड टू ट्रेस द इमेज, फाइंड द एपरेंट डेप्थ। तो निकालना है बेटा एपरेंट डेप्थ। देखो बच्चों एक ऐसे रे लोगे ना एक्सिस के अलोंग, तो ये तो बेटा स्ट्रेट निकल जाएगा, बोलो ये हमारा निकल जाएगा स्ट्रेट। तो देख बेटा ये वाला रे में देखना आप, ये देखो ये देखो ये देखो,
तुम्हें दिख गया होगा बेटा कि एंगल 30 डिग्री है ना बच्चों। जब एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल निकाल सकते हो बेटा, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, है ना बच्चों। अब रिफ्रैक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बच्चा, रिफ्रैक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा इमेज, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो ये निकालने पूछा है बेटा, निकाल सकते हो ना। ये R निकल जाएगा बेटा, तो ये भी ना R हो जाएगा रे। बोलो, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये निकालना है बेटा, है ना। इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल बहुत बड़ा है। C10, C11, C12, C12 सर। C12 C12 तो बेटा C12 में C12 कहता है बेटा, at what value of refractive index of a rectangular prism can a ray as shown in the figure, आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा। तो देखना, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, ये एंगल हम पक्का जानते हैं 90, इसका मतलब बाकी दोनों एंगल है जो बेटा 45 हो गया, है ना। तो अब कहता है मानो कि रे अगर इसके ऊपर नॉर्मली आई बेटा, तो अगर नॉर्मली आएगी तो स्ट्रेट कर जाएगी इंटर। तो अब देखना बेटा, ये एंगल हमारा 90 है, तो देखो बेटा ये एंगल 45, तो ये भी एंगल 45 हो गया ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से रे ऐसे निकलना चाहिए और यहाँ से फिर ऐसे लौट जाना चाहिए, है ना। ये तभी हो सकता है अगर 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। बोलो बेटा, 45 क्रिटिकल से बड़ा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, निकाल सकते हैं ना सर। ये a इज ग्रेटर देन 2c से भी तो कर सकते। नहीं बेटा, हाँ वैसे भी कर सकते हो, सही बोला, बिल्कुल सही बोला। लेकिन a कितना हो जाएगा इस बार? 90 हो जाएगा। 90, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बोला, इससे भी हो जाएगा। अब पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 का बोलो C1 हो गया, C2, यस सर। C3 पूछना है किसी को कोई? C1 C2 C3 में? नो सर। C4? यस सर, C4 बता दीजिए। सर C4 बताइए। देखो देखो, C4 क्वेश्चन देखने में लगता है बड़ा कॉम्प्लिकेट, है ना बेटा, लेकिन क्वेश्चन है बड़ा सिंपल। क्वेश्चन में ध्यान दो ना, स्लैब जो दिख रहा है तुमको, उस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है बेटा, लेकिन उस स्लैब में देखो नीचे और ऊपर तो मीडियम सेम है ना। नीचे ऊपर मीडियम सेम है, तो कॉन्सेप्ट क्या कि बिना स्लैब चाहे कैसा भी हो डिबेट नहीं करता। स्लैब चाहे कैसा भी हो डिबेट नहीं करेगा ना बच्चा। यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो डेविएशन। नो डेविएशन। हाँ। C5, C6, देखो बेटा C6 में, क्वेश्चन नंबर C6 में कहता है गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्वार्ट्ज, कहता है बेटा क्वार्ट्ज में वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा बेटा C/V करके, C/V को 2 हो जाएगा बच्चा। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन, इसका मतलब म्यू फॉर ग्लिसरीन, ये कितना हो गया? ये भी कर ले बेटा C/V, ये भी C/V कर लेगा, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है बच्चा। तो कहता है नाउ ए स्लैब ऑफ क्वार्ट्ज इज प्लेस्ड इन ग्लिसरीन, क्वार्ट्ज प्लेस किया है बेटा ग्लिसरीन में, इसका मतलब म्यू निकाल लेंगे रिलेटिव, तो क्या होगा म्यू क्वार्ट्ज बाय म्यू ग्लिसरीन, कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा 2/4/3, 6/4, मतलब हो जाएगा 3/2। ठीक है बच्चा। तो कहता है बताओ शिफ्ट कितना होगा, तो फॉर्मूला लग जाएगा बेटा S ऑफ T ऑफ 1 - 1/μ रिलेटिव। ठीक है ना बच्चा। C7, सर C7 देखो बच्चा C7 में, C7 कहता है कि द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट, लाइट की जो क्रिटिकल एंगल है बच्चा मीडियम A से मीडियम B में जाते हुए हिटा है ना, इसका मतलब हिटा इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर, है ना बेटा।
तो ए से बी गया है, इसका मतलब ए हमारा डेंसर मीडियम है और बी हमारा रेयर मीडियम है। ठीक है बच्चा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज बी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी क्या होगा? तो देखो बेटा यहाँ कर देंगे हम लोग साइन थीटा इक्वल टू म्यू बी बाई म्यू ए, है ना बेटा। इसमें लाइट की स्पीड दिया हुआ है मीडियम ए में, इसमें निकालना है बेटा, तो सी अपॉन वी बी और ये हो गया सी अपॉन वी ए इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी। इसका मतलब बेटा वी बी इक्वल टू वी ए बाई साइन थीटा। बोलो बेटा, बात समझ में आई सबको? यस सर। C8 C8 बता दीजिए सर। बोलो बोलो, बता दीजिए सर। C8 बता दूं। देखो बच्चा C8 में C8 अभी तेरा कैसा आवाज आ रहा है? तेरा माइक खराब है कि गला खराब है? सर गैस है सर। कि मस्ती कर रहा है? देखो माइक खराब है, गला खराब है तो ठीक बात नहीं है बेटा। हाँ मस्ती कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो C8 में कहता है रेक्टेंगुलर मेटल टैंक filled with a certain liquid is as shown in the figure. The observer whose eye is level with the top of the tank can just see the corner E of the tank. Therefore, the minimum refractive index of the liquid is, कहता है बेटा लिक्विड का मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? देखते बच्चा, ये हमारा हो गया टैंक। माइक बंद कर ले बच्चा, नहीं नॉइज आ रही है। यहां से देख रहे हैं बेटा हम लोग, तो कहता है कैन जस्ट सी द कॉर्नर, कहता है बेटा ये इस ई को देख पा रहा है ना बेटा। देखो तो इस ई को देख पा रहा है तो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? तो देखो बच्चा यहाँ से अगर देख पा रहा है और तुम्हें कम से कम यूं सोचना है बेटा, तो बड़ा से बड़ा एंगल लो, बड़ा से बड़ा एंगल लोगे बेटा तो ऐसे ही इसकी रे पहुंचेगी, है ना। तो देखो ना बेटा ये एंगल हमारा हो गया क्रिटिकल एंगल, और तुम्हें डाटा दिया हुआ है, इसमें डाटा दिया हुआ है क्या क्या 3 और 4। तो देख बच्चा ये 3 है और ये 4 है, इसका मतलब सी हो गया 53, है ना बच्चों, है ना। सी हो गया 53, तो यहां से ये बाहर निकल रही है, लिख दे बेटा C इज इक्वल टू 53, तो साइन C इक्वल टू बेटा साइन 53 इक्वल टू 4/5, और ये तो होता है बेटा 1/μ, तो म्यू हो गया 5/4, तो 1.25। ठीक है, C9 हो गया बच्चा। सर एक बार C4 बता देना। C4 कहता है, C4 में तो सिंपल था बेटा, C4 में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है बेटा। C4 में ही कहना है कि चूंकि ये स्लैब है तो स्लैब चाहे जैसा भी हो, स्लैब से शिफ्टिंग होती है, डिविएशन नहीं होता। ठीक है बच्चा, ओके सर। पूछा बेटा? C9 बोलो बोलो। सर अगर C4 में तो सर डेविएशन के बजाय अगर शिफ्टिंग पूछी जाती तो सर कैसे करते? नहीं आवाज आ रही है, अपने आप को अनम्यूट, एक बार हैंड रेज करो, तुम एक बार हैंड रेज करो। जिसको पूछना है बेटा हैंड रेज कर। नहीं पूछना है किसी को, ठीक है बेटा। चल तो आज के लिए इतना ही है, आज कोई होमवर्क नहीं है, आज सिर्फ तुम्हें रिवीजन करना है, आज सिर्फ रिवीजन करना है। चलो अभी के लिए बाय।